चलो अब हम अगला टॉपिक कर रहे हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां ही आपके हमारे इस ग्लोब पर दिन रात होने और उसके अलावा आपके ऋतुएं परिवर्तित होने के लिए उत्तरदायी है। ऋतुएं परिवर्तित आपके किसके कारण होते हैं? परिक्रमण गति के कारण। और दिन रात किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण। किसके कारण? घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं इससे आपको हमेशा के लिए ये चीज कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगी कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन क्यों होता है, बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सेम स्थिति क्या होती है, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। समझ गया ना? ये सारी चीजें किससे? आपके इसी से आपको पता चलेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं है कि सूर्य के परिधि तह पृथ्वी कैसे परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर कैसे घूमती है। धुरी मतलब मान लो एक चीज हमने ऐसे रखी और उसको यहां पर आपके बना दिया, तो वो कोई चीज इसके परिधि तक घूम रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? घूर्णन गति। ठीक है? तो पृथ्वी की गतियां दो तरह की, इसके बाद आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। एक क्या है? परिक्रमण। एक क्या है? परिक्रमण, जिसमें ये जो आपका सूर्य है, पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। समझ गया ना? एक निश्चित कक्षा है, ऑर्बिट जिसे बोला जाता है, इसमें वो चल के 365 दिन में इस परिक्रमा को पूरा करके पुनः अपने स्थान पर आ जाती है। इसको बोलते हैं क्या? परिक्रमा। ठीक है? दूसरा है आपका घूर्णन गति या परिभ्रमण बोलते हैं, जिसे अपने परिधि तह घूमना। ठीक है? पृथ्वी ऐसे क्या है? एक पिंड है। इस पिंड में ये जो इसका आपका क्या है? केंद्रीय रॉड है। समझ गया ना? उसके परिधि तह ऐसे भी चक्कर लगा रही है पृथ्वी। यहां ये इसको तो चक्कर लगा ही रही है, साथ ही साथ ऐसे भी तो घूम रही है। ऐसे तो 24 घंटे में घूम जा रही है। समझ गया ना? और ऐसे ऐसे यहां बढ़ते जा रही है, हर दिन यहां भी घूम रही है और ऐसे ऐसे जा रही है घूमते हुए। ठीक है? जो ऐसे ऐसे बढ़ रही है वो तो क्या है? परिक्रमण। जो ऐसे रोज घूम जा रही है वो क्या है? परिभ्रमण। समझ गया ना? यानी कि क्या? घूर्णन गति, अपने अक्ष के परिधि तय खुद के उसमें घूमना। जैसे लट्टू घूमता है ना, वैसे पृथ्वी भी घूमती है। ठीक है? तो ये जो आपका क्या है, ये वाली गति है, इसके कारण होते हैं दिन रात। इसके कारण क्या होते हैं? दिन रात। और इसके कारण होते हैं क्या? ऋतु परिवर्तन। क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन। ठीक है? तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक? अब आप कहोगे कि ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? ये गति में पूरे चार्ट में पढ़ेंगे। दिन रात कैसे होता है ये सोचो। अगर मान लो सूर्य यहां पर है, तो ये अक्ष के झुकाव के कारण, समझ गया ना, सूर्य की किरणें इधर ही पड़ेंगी। किस पर? इस देशांतर पर। ठीक है? और कुछ देर बाद ये घूमते हुए ये देशांतर इसके सामने आ जाएगा, ये पीछे चले जाएगा। तो आधा समय ये वाला फेस सामने रहेगा, ये पीछे रहे। ये वाला सामने है तो ये पीछे, ये फिर सामने गया तो ये पीछे। ये घूर्णन के कारण हो रहा है। और ये झुकाव, ध्रुवीय झुकाव के कारण, समझ गया ना, ये वाला क्षेत्र ओट में आ जाता है सूर्य के प्रकाश के। इसीलिए जहां ओट है वहां क्या है? रात। और जो प्रत्यक्ष प्रभाव में है वहां क्या है? दिन। लेकिन 12 घंटे बाद पृथ्वी क्या करेगी? ऐसे घूम जाएगी, ये वाला हिस्सा वहां चले जाएगा, ये वाला यहाँ। घूर्णन भी तो कर रही है ना, उसके कारण दिन रात हो रहा है। बाकी ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं? सुनो, समझ गया ना? इन दोनों गतियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पृथ्वी की गतियां बोलते हैं, इसका चार्ट ऐसे बनेगा। देखो, पृथ्वी के केंद्र पर है कौन? सूर्य। कौन है? सूर्य। ठीक? और पृथ्वी का एक छोटा सा चार्ट यहां पर बना रहा हूं। पृथ्वी को होना ऐसा चाहिए था। ठीक है? जैसे ये इसका बेस है, तो ऐसे इसको खड़ा होना चाहिए था, ऐसे होने चाहिए थे इसके ध्रुव, पर ऐसा है नहीं। ठीक है? पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कि ध्रुव पर
ठीक है, यहां होने के बजाय 23.5 डिग्री कहां है, झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। ये झुकाव ही बहुत इंपॉर्टेंट क्या दशाएं पैदा करेगा। अब ध्रुव ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ध्रुव है कैसे, ऐसे है, ऐसे होना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा खड़ा होना चाहिए था। तो ये आपके पृथ्वी के ध्रुव बिल्कुल ठीक इसके सिर पर ना होकर के इधर कंधों की तरफ को है। कितना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का ये क्या बना देते हैं, कोण, जबकि कोण 0 डिग्री होना चाहिए था, सीधे लंबवत खड़ी होनी चाहिए थी। ऐसे ये 90 डिग्री बनना चाहिए था, 90 नहीं बन रहा है, कितना बन रहा है, 66 ये जो कोण बन रहा है ये 90 बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं कि कितना बन रहा है ये, हाँ ये आपका 66.5 डिग्री का ही कोण बना रही है, क्योंकि ऐसे है पृथ्वी, देखो ऐसे नहीं न होकर के। और यही चीज आपके क्या, सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, एक स्थान पर कम, एक स्थान पर ज्यादा, एक स्थान को ओट पर रखना, एक स्थान को प्रत्यक्ष सामने रखना, ये करेगा। बाकी मैंने आपको देशांतर रेखाओं में बता दिया कि जो सरफेस आएगा, सूर्य की किरण अगर इस 1 डिग्री पर पड़ेगी तो इसके 4 मिनट बाद दूसरे पर पड़ जाएगी, 8 मिनट बाद अगले वाले पर, 12 मिनट बाद अगले वाले पर। यानी कि पृथ्वी की रोटेट होने की जो आपकी क्या है गति है, उसके हिसाब से सूर्य की किरण हर एक अक्षांश, हर एक देशांतर में कितने 4 मिनट का समय लगाती है। 360 देशांतर हो गए तो 1440 कितने मिनट हो गए, उसको 60 से गुणा कर दो, 24 घंटे आ जाते हैं आपके। 24 घंटे में पृथ्वी फिर वहीं पर, किसमें, घूर्णन में। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं सूर्य के परिधि तय, तो उसमें फर्क पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो पृथ्वी को यहां पर, ये क्या हो गए ध्रुव, ये क्या हो गई 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये हरी वाली क्या हो गई, ये वाली मकर कर्क, और ये वाली मकर, ये देखो, ठीक है। ये ठीक स्थिति है 21 मार्च की, जिसे हमारे भारतीय उसमें क्या बोलते हैं, विषुव, क्या बोलते हैं, विषुव, क्या बोलते हैं, विषुव। अब सूर्य की किरणें विषुव के दिन ठीक किस पे होंगी, किस पर होंगी, 0 डिग्री, ठीक है। यदि पृथ्वी को एक सरफेस मान लेते हो तो सूर्य की किरणें ठीक पृथ्वी के बीचों बीच पड़ रही होंगी, तो दोनों पृथ्वी के ठीक यहां पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा यहां पर, तो प्रकाश का वितरण और दिन रात की अवधि दोनों में क्या होगी, क्या होगी, बराबर। इसीलिए इस स्थिति को क्या बोलते हैं, विषुव, क्या बोलते हैं। इस दिन से पृथ्वी का वर्ष शुरू होगा, क्या होगा, हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा दिन होता है, पहला दिन साल का 21 मार्च, ग्रेगियन की तरह नहीं है, ये बिल्कुल खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। 21 मार्च के दिन से ये अपना चक्कर स्टार्ट करेगी, ऐसे पृथ्वी, ऐसे, ठीक है। और होगा क्या, उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये 21 मार्च से सूर्य ऊपर की ओर चढ़ना शुरू होगा, ठीक है। इस ऋतु को बोलेंगे बसंत। धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में ठंडी से निजात मिलकर के गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ठीक 3 महीने बाद पृथ्वी 1/4 हिस्से को पार कर चुकी होगी। अब देखो, वही झुकाव को लगाओ, ठीक 21 मार्च से 3 महीने बाद कौन सी तिथि होगी, 21 जून। अब देखो, सूर्य की किरण अगर सीधे यहां से गई तो किसके ऊपर पड़ेगी, कर्क के। कर्क कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, इससे ऊपर नहीं जा सकती। यानी कि यहां बढ़ते 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 सूर्य की किरण 21 मार्च से कहां पहुंच गई, यहां टॉप हो गया ये। इसीलिए 21 जून उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे
बड़ा दिन, और सबसे गर्म भी होगा। गर्मी के लिए और भी स्थानीय दशाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रकाश उत्तरी गोलार्ध किस दिन प्राप्त करेगा? 21 जून के दिन। ठीक है, ये सबसे बड़ा दिन होगा। जो यहां चल रहा होगा दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका ऑपोजिट चल रहा होगा। ये दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई। ठीक है, अब पृथ्वी पहुंची यहां पर। अभी भी पृथ्वी का झुकाव तो वही है। ठीक है, जैसे यहां से बिल्कुल सीधा पड़ी थी, अब सीधा किसके ऊपर पड़ गई? किसके? हाँ, विषुवत। तो ये स्थिति भी क्या होगी? क्या बोलोगे इसको भी? विषुव। लेकिन ये 3 महीने उत्तरी गोलार्ध में ही सूर्य रहेगा, क्योंकि यहां चरम पहुंचा, यहां गर्मी क्या बढ़ गई थी, अब ये यहां आने तक मेंटेन है। 23 सितंबर के दिन यहां पर आ गया सूर्य पुनः वापसी करके। तो इस महीने को बोलेंगे हम क्या? ग्रीष्म ऋतु। ये 3 महीने होंगे ग्रीष्म ऋतु के, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, 23, मतलब 21 जून से लेकर के 23 सितंबर तक, जिसमें वर्षा होती है। वर्षा केवल कहां होगी? इंडिया वाले मानसून आने के कारण। बाकी उत्तरी गोलार्ध को पूरे के पूरे को हम क्या बोलेंगे? इस ऋतु को ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त कर रहा होगा। अब 23 सितंबर के दिन पुनः सूर्य की किरणें किस पर? इस पर। तो उत्तर दक्षिण क्या हो जाएगा 23 सितंबर के दिन? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ताप वितरण भी बराबर हो जाएगा। ये दूसरी विषुव की स्थिति। देखो, अब यहां से जैसे ये प्रकाश जा रहा है ना, ये ध्रुव के इधर से जा रहा है। बताओ इस ध्रुव में ठीक क्या है? यहां से प्रकाश गुजर रहा है, देखो 23 सितंबर के दिन, और इस ध्रुव में है नॉर्वे। इसीलिए तो नॉर्वे में सूर्यास्त ही नहीं होगा। सूर्यास्त होगा तभी तो बोलते हैं ना अर्धरात्रि का सूर्य। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ठीक कहां से आ रही है लाइट? उत्तरी ध्रुव से आ रही है। 21 मार्च के दिन ये अंटार्कटिका में भी होती होगी ये घटना, लेकिन अंटार्कटिका निर्जन है, वहां लोग नहीं रहते हैं, इसीलिए इस घटना को कोई देखता नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्वे में लोग रहते हैं, नॉर्वे के ऊपर ध्रुव में है वो, उससे ऊपर से होकर के किरणें गुजरती हैं, तो वहां 24 घंटे क्या होता है? दिन होता है। तो तब बोलते हैं अर्धरात्रि का सूर्य। 12 बजे रात भी क्या होगी? ना दिन होगा ना रात होगी, सॉरी ना रात होगा, समझ गया ना अंधेरा होगा, दिन ही रहेगा, इसीलिए उसे अर्धरात्रि का सूर्य बोलते हैं। ये समान स्थिति है। अब यहां से पृथ्वी बढ़ेगी किस ओर? इस ओर। ठीक है, अब देखो अब क्योंकि यहां पृथ्वी क्या कर चुकी है? 23 सितंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में मूव कर चुकी है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडक पैदा होनी एकदम तो नहीं आएगी, इसीलिए क्या बोलेंगे? शरद ऋतु। क्या बोलेंगे? शरद ऋतु। 3 महीने फिर ये शरद ऋतु रहेगी। 3 महीने बाद पृथ्वी यहां पर होगी। अब देखो सूर्य की किरणें पृथ्वी में कहां पर पड़ रही हैं? क्या है? मकर पर। समझ गया ना? ये दिन होगा कौन सा? 22 दिसंबर का। उत्तरी गोलार्ध में क्या आ जाएगी? ठंडक, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के लिए अब सूर्य यहां पर है, उत्तरी गोलार्ध के लिए इतना दूर हो गया है। अभी आप देखते हो ना, सूरज अब लगातार दक्षिण से इधर से उदय होगा, कोण छोटा होता चला जाएगा नीचे की ओर, दक्षिणायन हो गया, 23 सितंबर को हो जाएगा, अभी विषुवत रेखा में पहुंचने वाला है, उसके बाद दक्षिण में चला जाएगा। 24 सितंबर से उसकी दक्षिण की यात्रा शुरू हो गई। दक्षिण में यहां से लेकर के 24 सितंबर से लेकर के 22 दिसंबर को यहां होगा, 23 दिसंबर से वापसी करेगा, 21 मार्च के दिन पुनः यहां आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये मकर रेखा पर पड़ रही है किरणें, तो ये गर्म हो गया और ये ठंडा। तो ये दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। ठीक है, और यहां से फिर 3 महीने का समय कहां लगेगा सूर्य को? यहां पहुंचने में लगेगा ना। 3 महीने का समय फिर यहां पहुंचने में लगेगा,
और क्योंकि इस समय यह दक्षिण में ही रहेगा तो इस वजह से यहां क्या होगी, कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, वैसे सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी पर 4 ऋतुएं होती हैं, बसंत और शरद, 2 समान ऋतु हैं। ये गर्मी, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आने का सूचक है, इसके बाद गर्मी आएगी, और ये गर्मी जाने का सूचक है, इसके बाद सर्दी आएगी। ठीक इसके विपरीत क्या चल रहा होगा, जब यहां बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में छोटा, जब यहां छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन। समझ गया ना, ये दोनों ही स्थितियां क्या है, विषुव है। तो हो गया अपने आप ऋतु परिवर्तन। इसीलिए ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारे यहां ऋतुएं निश्चित होती है सूर्य के ताप से। किसको कितना ताप मिलेगा, ये पृथ्वी का कौन सा हिस्सा डायरेक्ट प्रभाव में रहेगा, इस पर निर्भर करता है। समझ गया ना, पृथ्वी का अगर ऊपर का हिस्सा प्रभाव में रहेगा तो ये गर्मी प्राप्त करेगा, ये ठंडक आ जाएगी। ये हिस्सा प्राप्त करेगा तो ये गर्मी प्राप्त करेगा, यहां ठंडक आ जाएगी। देख लो, ये समझ गया ना, ये हिस्सा प्राप्त कर रहा है ना डायरेक्ट, कौन सा वाला, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसमें दोनों बराबर कर रहे हैं, देखो ये वाली में दोनों बराबर, ये वाली में कौन, उत्तर का, ये वाली में कौन, दक्षिण का। यही है ऋतु परिवर्तन। समझ गया ना, तो साल में 4 ऋतुएं होंगी। 21 मार्च से 21 जून तक क्या होगी, बसंत ऋतु। 21 जून से 23 सितंबर तक क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु। यहां से फिर 3 महीने शरद ऋतु, फिर 3 महीने शीत ऋतु, और फिर 21 मार्च के दिन सूर्य पुनः पृथ्वी के क्या बीचों बीच अगला साल स्टार्ट। ये 365 दिन में आपके क्या जो 12 महीने होते हैं, 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह करके पूरा का पूरा एक सर्किल पूरा हो जाएगा, और 4 की 4 ऋतुएं आप देख लोगे। समझ गया ना। अब हमारे यहाँ वर्षा ऋतु इसलिए आ जाती है इंडिया में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान 21 जून के आसपास इस क्षेत्र में वायुदाब बहुत ही क्या हो जाता है, निम्न, ताप बहुत बढ़ जाता है, वायु हट जाती है, और नीचे ठंडी के कारण वायुदाब बहुत ज्यादा होता है। और वायुदाब का नियम है, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, तो दक्षिण से ये दौड़ करके आती हैं। समझ गया ना, ये आपका विषुवत रेखा के नीचे से आती हैं, ऐसे पार करती हैं, विषुवत रेखा के ऊपर आते ही इनका ताप बढ़ने लग जाता है, और यहाँ पर जो समुद्र है यहाँ से जलवाष्प ग्रहण करती हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप में पहाड़ों से टकरा करके मानसूनी वर्षा कर देती है। वो वर्षा ऋतु इसी का पार्ट है, किसका, ग्रीष्म ऋतु का। ठीक है, वैसे ऋतुएं ये 4 हैं, ये पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने के कारण होती है। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, क्या होती है, न्यूनतम दूरी। देखो ये पथ बिल्कुल गोलाकार नहीं है, समझ गया ना, कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार पथ है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी सबसे ज्यादा नजदीक होती है, दूर होती है आपका 4 जुलाई को। सबसे ज्यादा दूर कब होती है, 4 जुलाई को। इसको क्या बोलेंगे हम, उपसौर। क्या बोलेंगे, उपसौर। सबसे दूर हो गई, समझ गया ना। और इस स्थिति में क्या होगा, सॉरी अपसौर, दूरी को क्या बोलते हैं, अपसौर। 4 जुलाई को सबसे। अब आप कहोगे 4 जुलाई को दूर है तो गर्मी क्यों पड़ती है, समझ गया ना, गर्मी पड़ती नहीं, गर्मी से राहत दिलाती है ये। समझ गया ना, होता क्या है, जुलाई में आपका ये वाला हिस्से पर सूर्य लगातार क्या होता है, लगातार पड़ रहा होता है, ज्यादा मात्रा में सीधा कोण बना के पड़ रहा होता है, तो इस क्षेत्र में तो ग्रीष्म ऋतु चल रही है ना। लेकिन जब ये यहां पर आती है तो स्थिति यही है, लेकिन इससे दूर हो जाने के कारण, क्या, पृथ्वी का सूर्य से दूर हो जाने के कारण गर्मी थोड़ा कम हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी से राहत मिल जाती है लोगों को। समझ गया ना, इसीलिए हमें एहसास नहीं होता है कि हमसे दूर है, क्योंकि हमारे पास सूर्य दूर होते हुए भी डायरेक्ट कहां, कर्क रेखा पर होता है। इस वजह से क्या, अधिकतम दूरी के समय हमें बहुत दिक्कतें नहीं होती। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध उल्टा हो रहा होगा, क्या, दक्षिणी गोलार्ध
सूर्य के किरणों से भी क्या है, लंबवत में भी दूरी पर है और वैसे भी दूरी पर। वहां शीतकाल बहुत कठोर होता होगा दक्षिण में, गोलार्ध में, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। जबकि उत्तर में क्या हुआ, गर्म था, थोड़ा दूर होने से गर्मी से क्या मिल गई, राहत, ठीक है, क्योंकि सीधी इस पर पड़ रही थी, इस वजह से गर्म था, दूर हो गया इस वजह से थोड़ा ठंडा हो गया, ठीक है। और इसके विपरीत सबसे ज्यादा नजदीक कब होती है, 3 जनवरी को। इसको क्या बोलते हैं, उपसौर, उसको अपसौर, इसको उपसौर। अब आप कहोगे नजदीक है तो फिर हमें गर्मी क्यों नहीं होती, ठंडा क्यों होता है? ठंडा नहीं होता, ठंडे से बच जाते हो, समझ गया ना। इस समय होता क्या है कि आप सूर्य के लंबवत किरणों से बहुत दूर होते हो, इस वजह से क्या, आपके यहां ठंड बहुत होनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी थोड़ा नजदीक आ जाती है तो इस ठंड से थोड़ा राहत दे देती थी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा होता होगा, क्या, एक तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं और दूसरा क्या, नजदीक भी हो गया, तो वहां क्या होता होगा, दोनों ही उपसौर और अपसौर का उल्टा प्रभाव होता होगा। यहां अनुकूल प्रभाव हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में, समझ गया ना। इसीलिए हम रियलाइज नहीं करते हैं कि सूर्य हमसे दूरी पर है, अधिकतम दूरी पर। एवरेज दूरी तो आपको पता है 15 करोड़ वर्ग क्या है, किलोमीटर है, लेकिन अधिकतम कितने होती है, 15.1 करोड़। न्यूनतम कितनी होती है, 14.7 करोड़, है ना। तो ये 14.7 कौन सा वाला है, ये वाला। 15.1 कौन सा वाला है, ये वाला। बाकी औसत लगाओगे तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ये उपसौर और अपसौर का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में अनुकूल होने के कारण ये बात हमें बहुत चुभती नहीं है, जबकि दक्षिण में दोनों ही बातें क्या होती होंगी, चुभती होंगी, ठीक है। तो ये ऋतु परिवर्तन इस तरीके से होता है। ये सारा इफेक्ट है कौन सा भाग, पृथ्वी का ये भाग नजदीक है तो दिन बढ़े और क्या होगा, गर्म। उसके विपरीत यहां उल्टा हो रहा होगा, बीच में पड़ेगी तो दोनों तरफ समान वितरण दोनों जगह, और यहां क्या होगा, नीचे भाग में पड़ रही है तो निचला भाग क्या, हाँ, निचला भाग डायरेक्ट प्रभाव में है तो ये गर्म ये ठंडा, यहां दिन बड़े यहां दिन छोटे, ठीक है। और ये झुकाव नहीं होता तो क्या होता, झुकाव नहीं होता तो सामने हमेशा कौन रहती, विषुवत रेखा ही रहती, है ना। अब इस दौरान देखो ऐसे करके, इस दौरान ऐसे करके ये पूरा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध ही क्या प्राप्त करेगा, उत्तरी ध्रुव में दिन रहेगा, दक्षिणी ध्रुव में पूरी रात में रहेगी। और जैसे ही यहां आएगी दक्षिणी ध्रुव में दिन होगा और उत्तरी ध्रुव रात में चला जाएगा। अब यहां दक्षिणी ध्रुव से ही आ रहा है सब, ये कब तक चलेगा, यहां तक। इसीलिए ध्रुवों पर 6 महीने के दिन होंगे, 6 महीने के रात होंगे, ठीक है। और पूरे पृथ्वी के दोनों देशांतरों में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात और 4 ऋतुएं होंगी। इसी को बोलते हैं पृथ्वी का क्या, गतियां। 2 तरह की गतियां, एक घूर्णन गति जिसे हम परिभ्रमण कहेंगे, और एक है क्या, हाँ, परिक्रमण गति, यानी कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना, ठीक है। परिक्रमा में 365 दिन लगते हैं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है, मैंने आपको बताया था, समझ गया ना। ये जो आपका 6 घंटा रोज एक्स्ट्रा होते हैं, एक साल में 6 घंटा जो एक्स्ट्रा होते हैं, ये 4 साल में जुड़ करके 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए फरवरी में जो 28 दिन का फरवरी होता है, हर चौथे साल उसमें एक दिन ऐड कर दिया जाता है, फरवरी 29 का हो जाता है, इसे लीप ईयर कहा जाता है। ये जब भी 4 से विभाजित होने वाला वर्ष आएगा तो अपने आप वहां पर 3-4 साल से जो 6-6 घंटे इकट्ठा बच रहे होंगे 365 दिन में से, क्योंकि ये परिक्रमा करने में एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लग रहे हैं, उससे 6 घंटे के लगभग ज्यादा लग रहे हैं, तो उसे 6 घंटे को हर दिन में एडजस्ट नहीं करा है, बल्कि अलग रख दिया उसे, और 4 साल में 6 के 6 घंटों को जोड़ करके 24 घंटे बना लिए, और 26 जो जनवरी है वो 28 की जगह 29 का कर दिया, तो वो लीप ईयर हो गया। इसीलिए हर चौथा वर्ष फरवरी किस में जाएगा, 29 दिन में, वो साल होगा 366 दिन का, बाकी सामान्य में 365 दिन, ठीक है। ये गतियां हैं, ये समझ में आ गई, चलो।